Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. क्या इमरान खान अमित शाह जी की ज़ुबान बोल रहे हैं? इमरान खान भी अब कहने लगे कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करेंगे, अगरचे उनका अपना लेंस है चीज़ों को देखने का। लेकिन अमित शाह जी ने रिसेंटली कहा कि हम जब भी मुनासिब मौका आएगा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जो है उसको हम पूरे का पूरा बनाएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा क्वाड की मीटिंग में लास्ट फ्राइडे में जो बातचीत हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और इसके साथ साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर की, और वो भी एक अहम पेशरफ्त है। और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। और हम ये भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत का किरदार अदा करने के लिए अमेरिका की रिक्वेस्ट है भारत से कि वो अपना किरदार अदा करें। ये सारी बातें आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर मेजर गौरव आर्या भाई करेंगे। वेलकम गौरव भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम, नमस्कार। ये बताइए कि ये सारी बातें एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी जुड़ी हुई हैं, चूँकि जियो पॉलिटिक्स जो है उस रीजन की, उसमें भारत का जो किरदार है वो बहुत ही सेंट्रल और फोकल है। बातचीत हम शुरू करेंगे कि वो जो लैंग्वेज है, क्या इमरान खान अमित शाह जी की लैंग्वेज को बरत रहे हैं? क्या उसके पीछे आपको नज़र आता है? ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए शो पे। और मैं माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले कि मैं थोड़ा सा कुछ दिन लेट हो गया, मैं बाहर था। आपके सवाल पे वापस आता हूँ ताहिर साहब। तो ऐसा है, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाषा तो अमित शाह जी की बोल रहा है, क्योंकि जब 370-35 से हटा था 5 अगस्त 2019 को, उसके कुछ महीने के बाद बोल दिया था अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ही कि इसको हम स्टेटहुड इसकी बहाल करेंगे जब चीजें नॉर्मल हो जाएं, और 2-3 बार बोल चुके हैं। तो इसको रिपीट करना इमरान खान का ये बड़ी चौंका देने वाली बात है। पहली चीज कि इंडिया का होम मिनिस्टर बोल रहा है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वही जबान बोल रहा है। क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसकी ब्रीफिंग नहीं हुई है, या फिर दूसरी चीज यानी कि अपने इमरान खान की या तो ब्रीफिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज ये भी मुमकिन है कि उसको लगता है कि साहब अमित शाह तो बोल ही दिया, अमित शाह ने, मैं भी इस पे प्रेशर डालूं कि स्टेटहुड हो। तो जिस दिन स्टेटहुड हो जाएगी तो एटलीस्ट आई कैन क्लेम अ विक्ट्री। एक विक्ट्री मैं भी क्लेम कर सकता हूं कि साहब देखो, मैंने जोर दिया, पाकिस्तान ने जोर दिया, इसलिए जेएनके को वापस विक्ट्री हो गई और जेएनके को वापस स्टेटहुड मिल गई। तो ये भी इमरान खान का एम हो सकता है, क्योंकि ताहिर साहब इमरान को कुछ मिल नहीं रहा। इमरान खान, हम लोग ऐसी मजाक उड़ाते हैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ कि ये जितने भी जो मियाँ वाली के हैं नियाजी, ये पाकिस्तान को हर समय बुरी खबर देते हैं, तो वो लोग भी काफी हंसते हैं इस चीज में। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पूरा मसला है इसका, है ना, कि इमरान खान क्या बोलता है इसमें, और स्टेटहुड के बारे में इमरान खान ने क्या बोल दिया। साहब, इमरान खान will always be remembered as the prime minister under whose watch India abrogated 370 and 35A. He will go down in history, sir. ये बात तय है ताहिर साहब। He will go down in history as the person, पाकिस्तानी नजरिए से मैं कह रहा हूं, जिसने इंडिया को जम्मू और कश्मीर थाली में सजा के दे दिया, वो भी चांदी की या सोने की थाली में सजा के दे दिया। ऐसा पाकिस्तानी हर समय इसके बारे में सोचेंगे। जबकि इमरान खान बेचारा, इमरान खान की जगह कोई और होता, कोई तगड़े से तगड़ा खिलाड़ी होता, वो भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इमरान खान के माथे पे ये कलंक पाकिस्तानियों की तरफ से हर समय लगा रहेगा। ये दूसरी बात है। और तीसरी अहम बात है, जम्मू और कश्मीर इज फास्ट रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। ताहिर साहब, मैं जाता रहता हूं, मैं दोबारा जाने वाला हूं कुछ हफ्तों के बाद, और मुझे एक बात ये तो दिख गई है कि पाकिस्तान का शायद अगर कोई गेम प्लान है जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि देखिए ऐसे तो छोड़ देने वाला पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर, क्योंकि 3-3, 4-4 नस्लों को उन्होंने ये चूरन खिलाया ना कश्मीर का, कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब इन्होंने स्टोरी तो सुनाई है अपने लोगों को। तो अब ऐसे तो हटेगा नहीं, पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ताहिर साहब, जो मेरी पर्सनल रीडिंग है, कि इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान इज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। उनको पता नहीं चल रहा कि चाइना ने पीछे हाथ खींच लिया, सऊदी ने पीछे हाथ खींच लिया, यूएई ने पीछे हाथ खींच लिया, पैसे मांग लिया।
ईरान अब वो कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहा है बढ़ चढ़ के। तुर्की है वो जाके यहूदियों की गोद में बैठ गया। अब पाकिस्तान हर समय ऐसा मुल्क रहा है जिसको हर समय बाहर से सपोर्ट चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अमेरिका ने हमारे और हर समय एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल एक अपने अपने जहन में कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गद्दारी हुई है। आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन अमेरिका है साहब कि अमेरिका ने हमारे साथ गद्दारी कर दी है। अभी चाइना की हिम्मत वो कह नहीं पा रहे, पर मुझे लग रहा है कि जैसे चीजें चल रही हैं कुछ एक आध साल में ये भी बोल देंगे कि चाइना ने हमारे साथ गद्दारी करी है। और अरबों को तो उन्होंने गद्दार करार कर ही दिया है, और तुर्की के ऊपर वो लोग उंगलियां उठाना शुरू उन्होंने कर दिया। तो ये सब चल चुका है पाकिस्तान में ड्रामा, ये ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है और इस पहलू पे बातें हो रही हैं। तैर जी, देखिए बात ये है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत सारी परसेप्शन ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं। इमरान खान को कहा जा रहा है, नवाज शरीफ ने भी पिछली बहुत तकरीरों में कहा कि आपने कश्मीर को भारत के हवाले मुकम्मल तौर पर कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा नवाज शरीफ ने कि सकूते ढाका के बाद सकूते कश्मीर भी अब हो चुका है। ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं अभी भी। तो ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन क्या इमरान खान का ये कहना कि स्टेटहुड वो उसकी बहाल होगी, वो असल में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को ही एंडोर्स करना है? आप क्या ऐसा समझते हैं? और दूसरा, क्या इमरान खान रियलिस्टिकली समझ गए हैं कि भाई ये सब चूरन वूरन अब नहीं चलेगा, ठीक है मैं कहने को कुछ कहता रहूं लेकिन इनफैक्ट हमें इन हकाइक को मानना पड़ेगा? ताहिर साहब, ये जो आपने आखिरी में बात करी हकायक को मानना पड़ेगा, आई थिंक दिस इज ट्रू, बात यही है। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है भारत में, आप पता नहीं इसके बारे में सुना है कि नहीं, बहती गंगा में हाथ धोना। जी, बहुत बढ़िया कहावत है। जी जी जी। तो ये बहती गंगा में हाथ धो रहा है इमरान खान। 3-4 बार तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोल चुके हैं ये चीज कि सर ये हो जाएगा, जेएनके में स्टेटहुड बहाल हो जाएगी। ये भी 3-4 बार बोल देगा कि जेएनके में स्टेटहुड। तो जब जेएनके में स्टेटहुड होगी तो ये अपने स्टेटमेंट निकालेगा कि देखो मैंने बोला था, मेरे प्रेशर में आके, पाकिस्तान के प्रेशर में आके इंडिया ने स्टेटहुड बहाल कर दी जेएनके की। एक ये भी तरीका है। अब इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो जनरल बाजवा का जो एक्सटेंशन हुआ था उससे कुछ जनरल तो नाखुश नहीं, ये बात भी सच है। पाकिस्तानी आर्मी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है, एटलीस्ट एट द टॉप। तो लेकिन फिर भी इसमें यह है कि जनरल नाखुश हैं। अब ये खींचातानी चल रही है बीच में, जो इनके जो शेख साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि वो वोट हार गए, वो अपनी कुर्सी हार गए। उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन में जो धांधली हुई है हाल फिलहाल, उसकी अगर आप बात ले लें तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाती है एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर को कि इसमें पाकिस्तानी जो आर्मी है, जो बार बार ये कहती रहती है कि साहब हमें इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत करिए, इन्वॉल्व वो पूरी तरीके से रहता है साहब। पाकिस्तानी आर्मी इज 100% इन्वॉल्व इन दिस थिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी दैट आर लूजिंग पेशेंस विद इमरान खान। धीरे धीरे जो उनका सब्र है ना इमरान को लेके कि डिलीवर करेगा, कुछ करेगा, वो धीरे धीरे सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। टूटा नहीं है, अभी भी पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इज स्टैंडिंग बिहाइंड इमरान खान। लेकिन वो जो ब्लाइंड सपोर्ट था शुरू शुरू में, अब वो दरारें पड़ती नजर आ रही हैं मुझे। जब अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का बहाल होगा, तो उस पर पाकिस्तानी नैरेटिव या कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर जो हैं कश्मीर के लिए, उनका नैरेटिव ये आता है कि ये शायद 370 की जो रेवोकेशन हुई थी या रिवोक किया गया था 35A को, ये भी अब ख़त्म हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल वही सिचुएशन हो जाएगी जो कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की है। तो आप इस काउंटर नैरेटिव को कैसे देखते हैं? नहीं ताहिर साहब, ये तो अलिफ लैला की कहानियां हैं। वो जो भी भरोसा करना चाहे कर सकते हैं, हम तो उनको नहीं रोक सकते। इमरान खान के जो अगर काबीना में अगर कोई ऐसा कहता है, उसकी कैबिनेट में कोई भी कहता है, तो वी कैन नॉट स्टॉप देम। बट सच्ची बात यह है कि 370-35 से खत्म हो गया, और 370-35 से खत्म इस लेवल पे हुआ है कि कश्मीरी प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे उसको लेके, है ना। मैंने तो लाइव वीडियो शूट करे हैं कश्मीर में। जो झूठ बोलते हैं कि लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, तो कोई लॉकडाउन तो है नहीं। हम तो खूब जाके शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं वहां पे, लोगों से बातचीत करते हैं, और 2-4 लोगों ने लाइव भी करा है। और मैं जो भी ये देख रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी भाई बहन,
आप लाइव करिए, फेसबुक लाइव, और दिखाइए दुनिया को कि सब कुछ नॉर्मल है। अब दिखाइए, बाजारों में जाइए, ट्रैफिक जैम हो रखे हैं कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर सिटी में। जो आपने बात करी ना कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब उनका ये मतलब है कि फिर 370-35 से बहाल हो जाए, ये कभी नहीं होने वाला। देखिए, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जो कहते हैं राहुल गांधी वगैरह जो कहते हैं, राइट, कि अगर हम पावर में आ गए तो ये राहुल गांधी भी इसको, अगर देखिए, एक तो पावर में नहीं आने वाला राहुल गांधी, ये कभी नहीं आएगा। मतलब अगले 20-30 साल तक तो ये आउट है, क्योंकि ये खुद ही आपस में इनकी इतनी लड़ाई झगड़े हैं बीच में और अपने मतभेद हैं, तो ये मुश्किल है इनके लिए। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर फर्ज कीजिए, एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, 370-35 ए के एब्रोगेशन को इंडिया में इतना ज्यादा सपोर्ट है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसको हटाने की बात करेगी, दैट पार्टी विल बी कमिटिंग पॉलिटिकल सुसाइड। वो पॉलिटिकल सुसाइड होगा। नॉट दैट कांग्रेस इज न्यू टू पॉलिटिकल सुसाइड, वो काफी ऐसी चीजें कर चुकी है कांग्रेस विच इज हार्मफुल टू इटसेल्फ। हाउएवर, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर सकती, और इसको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने पास करा है, प्रेसिडेंट ने साइन करा है। ये कुछ कर दें, ये अपने सर के बल खड़ा हो जाए इमरान खान, ये कभी नहीं हो सकता वापस। तो ये झूठी चीजें हैं जो अपने लोगों को ये चीजें बताना कि साहब ये 370-35 से हट गया था, अब ये वापस आ जाएगा। तो जितनी जल्दी ये लोग एडजस्ट कर लें उतना आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए ताहिर साहब, मैं एक और चीज कहता हूं ना, मैंने कई अपने पाकिस्तानी दोस्तों को, वो वेल मीनिंग पीपल, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनका बातचीत मेरी होती रहती है। दे लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रहते हैं। मैं उनको अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान को ये ना कश्मीर वश्मीर छोड़ देना चाहिए अभी। तो कह रहे हैं आप तो यही चाहते हैं। वो होता है ना फर्स्ट रिएक्शन कि आप तो यही चाहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, कि आप चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला ले, क्योंकि फिर इंडिया को बड़ी टफ फाइट दे रहा है। मान लो कोई इंडिया को टफ फाइट नहीं दे रहा, टफ फाइट पैसे से दी जाती है, पैसे आपके पास है नहीं तो कोई टफ फाइट तो है नहीं, मतलब पहली चीज। दूसरी बात, देखिए साहब, अगर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर या किसी भी मामले में लोग उसकी बात सुने, तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, राइट। और ताहिर साहब, एक छोटी सी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बोला ना एब्रोगेशन 370, और आपने स्टेटहुड की बात करी। पाकिस्तान हर समय किसी और ना मुल्क से ना, कोई भी और मुल्क हो, उससे कुछ चाहता है। इट इज ऑलवेज वांटिंग समथिंग, कि कोई हमारी कश्मीर के नैरेटिव में बिलीव कर ले, कोई हमें कश्मीर पे सपोर्ट कर ले, कोई हमें पैसे दे दे, कोई हमें एड दे दे, कोई हमें फंड्स दे दे। कभी मैंने ये नहीं देखा पाकिस्तानी मीडिया में ये किसी को बोलते हुए कि हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। वी हैव नेवर हर्ड, एक बार मैंने नहीं सुना। बस राहदारी दे देंगे कि कोई, क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही पाकिस्तान की, आई कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट डिनाई, कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ताहिर साहब, मैंने कभी ये नहीं देखा कि पाकिस्तानी ये कहेगा ठीक है, अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें 5 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर देता है तो हम भी उसको कोई कोरोना की वैक्सीन दे सकते हैं, या हमारे भी इंजीनियर्स ने कुछ इन्वेंट करा हम दे सकते हैं, हम भी उनकी आईटी इंडस्ट्री से सपोर्ट कर सकते हैं, हम भी इनको इतना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे कुछ खरीद सकते हैं, हम भी किसी और मुल्क को कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। ये स्टोरी आज तक मैंने ना किसी पाकिस्तानी नेता से, सियासतदान से सुनी, ना मैंने किसी पाकिस्तान के टॉप एंकर, जो बड़े बड़े इनके सुपरस्टार एंकर है ना, उनके मुंह से सुनी। कभी ये बात नहीं सुनी कि भाई आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया कश्मीर पे आपका सपोर्ट करे, ठीक है, जायज सी बात है कि आप लोग चाहते हैं दुनिया कश्मीर पे आपका सपोर्ट करे। आप चाहते हैं कि दुनिया भारत के खिलाफ बोले, ठीक है, आप चाहते हैं, जायज सी बात है। अगर आप चाहते हैं लोगों का बोलना, लोग क्यों नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए लोगों को भी, भारत के खिलाफ भी हम आपकी बात पे विश्वास कर लेते हैं, चलिए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में रह रहे हैं, राइट ताहिर साहब, अब ये जस्टिन ट्रूडो से बोलेंगे कि साहब आप कश्मीर के बारे में कुछ बोलिए, है ना। इमरान खान बोलेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, फर्ज कीजिए इमरान खान कहता है कि जस्टिन ट्रूडो साहब आप एक जबरदस्त बयान दीजिए कश्मीर पे। जस्टिन ट्रूडो कहता है ठीक है, मैं बयान दे देता हूं। खान साहब आप मेरे लिए क्या करेंगे? कह रहा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप बस बयान दे दो कश्मीर। तो ये वन साइडेड लव चाहिए पाकिस्तान को, इसकी वजह से पाकिस्तान अनसक्सेसफुल हो रहा है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को, पाकिस्तानी को यही कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी बात सुने, तो आप सब कुछ 20-30 साल के लिए बंद कर दिए, कश्मीर वश्मीर का ड्रामा बंद कर दीजिए, और आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करिए। बस एक ऐसे जैसे तांगे का घोड़ा होता है सर, आप कुछ मत देखिए, आप सिर्फ बोलिए कि 30 साल पाकिस्तानी और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, दे विल ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट करेगा, टैक्स नेट को वाइडन करेगा, एक्सपोर्ट्स अपने इंक्रीज करेगा, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, क्लीन वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन, पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, बेसिक्स अपने ठीक करेगा,
तब जाके लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, तब जब पाकिस्तान 30 साल के बाद बोलेगा कश्मीर, तब लोग कि हाँ भाई साहब ठीक है, आप बताओ आप क्या कह रहे हो। अभी तो इट कैन कीप ऑन सेइंग एब्रोगेशन ऑफ 370 स्टेटहुड, कौन सुन रहा है पाकिस्तान का? लोग उसी की सुनते हैं साहब जो, भाई व्हाट इज इन इट फॉर मी, एक सिंपल सा एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस है कि भैया इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरा क्या मुनाफा है, मेरा क्या फायदा है। और फायदा हर समय पैसे से नहीं होता, फायदा पैसे से नहीं होता। अगर पाकिस्तान कनाडा को बोले, आप कनाडा में हैं, यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, तो मैं आप जैसे पाकिस्तान कनाडा को बोले आप हमें कश्मीर पे डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करिए, तो कनाडा का सपोर्ट तो बहुत भारी एक वजन रखता है ना, कि भाई कनाडा इज अमंग द वर्ल्ड लीडर्स, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो कनाडा कुछ कहता है अगर कश्मीर के बारे में तो उस पर वजन है। अब कनाडा तो नहीं कह सकता पाकिस्तान को आप सपोर्ट करिए, क्या करेगा पाकिस्तान सपोर्ट करके? वो कहेगा कि हाँ आई ऑल्सो सपोर्ट, कौन गिन रहा है पाकिस्तान को? तो पहले गिनती में आप शामिल तो हो, आप उस कतार में तो खड़े हो, फिर आप बात करें ना। तो ये आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप तो खैर पाकिस्तान के भले की बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि आप फोकस करें अगले 20-30 बरस इकॉनमी पे, प्रोग्रेस पे, लोगों की बेहतरी के लिए। ये तो खैर आपका शुक्रगुजार होना चाहिए पाकिस्तानियों को असल में तो आप उनको भलाई की राह दिखा रहे हैं, अच्छाई की राह दिखा रहे हैं। मेरे साथ बात ये है कि चलिए पाकिस्तान के इस सारे नैरेटिव से हट के, जब अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेट हुड बहाल होगी जब भी मुनासिब वक्त आएगा, तो उससे उनकी एग्जैक्ट मुराद क्या है? व्हाट डज ही मीन? ताहिर साहब, मुझे नहीं पता अमित शाह जी की क्या मुराद है, लेकिन मैं खुद एनालाइज करके हो सकता है गेस कर सकता हूं, और मैंने करा भी एनालिसिस, तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है ताहिर साहब, कश्मीर में जो हुआ पिछले 30-32 साल से, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, उसमें जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनका बहुत जबरदस्त रोल है, लेकिन बहुत बड़ा रोल जो दो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं कश्मीर में उनका भी है, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का, इनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब तक कत्लो गारत चल रही थी, खून खराबा चल रहा था, तो इनकी भी सियासत चली रही थी ना। अब वो बंद हो गया है, तो अब दे आर इरेलीवेंट नाउ। मुझे लगता है अमित शाह जी का ये कहना है कि जब पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा, जब टेररिज्म डाउन हो जाएगी, तो अपने आप स्टेटहुड हो जाएगी। क्योंकि देखिए स्टेटहुड में क्या होता है, जो मेरा अनुमान है स्टेटहुड में ये होता है कि फिर आपके जो इलेक्शंस होंगे वहां पे फिर कोई लोकली बंदा बन के आएगा चीफ मिनिस्टर, और फिर से ये टेररिज्म के गड्ढे में घुसने वाला है कश्मीर। ये जितना भी आपने सैक्रिफाइस करा है 370-35 से हटा के, और इतने लोगों ने अपनी जानें दी, हमारे इतने लोग वीरगति को प्राप्त हुए, जवान भी और हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सिविलियंस भी, सब लोगों ने कितना बलिदान दिया, लोकल कश्मीरियों ने अपना कितना खून बहाया है शांति के लिए, वो सब जाया हो जाएगा अगर वापस वही गंदा पॉलिटिकल सिस्टम जो अपने फायदे के लिए ये नहीं सोचता कि हम लोग देशद्रोह कर रहे हैं, ये नहीं सोचता कि हम लोग गद्दारी कर रहे हैं, वो जाके कल खुशी खुशी कुछ वोटों के लिए पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएगा। और ये बैठ चुके हैं पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी का ये कहने का मतलब है कि जब पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा, जब एक इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, जब हर किस्म से स्टेबल हो जाएगा पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जब पूरी स्टेबल हो जाएगा कश्मीर, तो उसके बाद फिर इन सब चीजों को हम देन यू कैन हैव अ स्टेट, यू कैन हैव अ रेगुलर फंक्शनिंग। पर मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अमित शाह जी को उसको सपोर्ट करता हूँ इस चीज में, और मुझे ऐसा लगता है कि करीब 5-10 साल और इसको अंडर सेंट्रल रूल रखना चाहिए। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि क्या था कि इन लोगों ने अपने ब्यूरोक्रेट्स जो थे, अपने वफादार पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में सब फिट कर रखे हैं, और अभी भी लोग सिस्टम में हैं, अभी भी लोग सिस्टम में हैं। वो लोग जो पुराने वफादार हैं, जिनके तनख्वाह तो उनकी 60-70 हज़ार है, लेकिन बड़े बड़े महल उन लोगों ने दिल्ली में बना रखे हैं। तो ये किसी न किसी के आशीर्वाद से बनाए हैं, उन्होंने 2 परिवारों के आशीर्वाद से बनाए, क्योंकि ये 2 परिवार भी करप्ट थे, तो इन्होंने वो करप्ट जैसे ही अपने जो होते ना कि अपने जैसे ही इन्होंने सपोले पाल रखे हैं वहां पे। तो काफी लोग हैं ऐसे, और आम कश्मीरी बहुत परेशान है इस करप्शन से। एक फाइल को हिलाने में पैसा देना पड़ता है काफी, और कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं जो बहुत ऑनेस्ट भी हैं, बहुत जबरदस्त ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, कश्मीरी सिविल सर्वेंट्स, कश्मीरी मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हु आर वेरी ऑनेस्ट। बट ये जो ऑनेस्ट लोग हैं ये भी परेशान है उन करप्ट लोगों से।
तो हर रोज ऐसी खबरें आती हैं वहां से कि ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी चीजें जो लोगों को आम परेशानी करने वाली, टेररिज्म की खबर नहीं, लेकिन ऐसी खबर कि साहब किसी का काम नहीं हो रहा और ये सब। तो जैसे इंडिया में अब हो रहा है कि काफी चीजों में मोदी जी ने ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर दिया, जैसे इनकम टैक्स के साथ। एक जमाना था जब इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ आपको जाके बैठना पड़ता था, फिर बातचीत करनी पड़ती थी, फिर वहां पे डीलिंग वीलिंग भी होती थी, दुनिया भर की चीजें होती थी। ये उन्होंने बोला कि साहब आप जानते ही नहीं कि आपका असेसमेंट कौन कर रहा है टैक्स का, आपने ना उसकी शक्ल देखी, ना आपको उसकी शक्ल देखने की जरूरत है, ये ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। तो आजकल ये सब इतना ऑनलाइन कर दिया, ये सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा ही है इंडिया में, वही चीज जेएनके में भी चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि ये पूरा जब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जेएनके में जो पूरे इंडिया जैसा है, देन जेएनके विल बी रेडी फॉर स्टेटहुड, नॉट बिफोर दैट। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है ताहिर साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जेएनके की जो इस वक्त सिचुएशन है वो यूनियन टेरिटरीज़ की है, और फिर जब चीज़ें बेहतर होंगी, मैच्योर होंगी, तो फिर जिस तरह भारत की बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह ये भी एक स्टेट होगी और इसका भी वैसा निज़ाम होगा, लेकिन उसके लिए एक टाइम चाहिए। मैं अब बात को जोड़ता हूँ जो हमने पिछले शो में गौरव भाई आपके साथ की, कि आज हमने बातचीत शुरू की कि इमरान खान भी वही लैंग्वेज बरत रहे हैं जो अमित शाह बरत रहे हैं। उधर से हमने सीज़ फायर की जो सिचुएशन देखी वो अभी तक चल रही है, लेकिन साथ साथ आए दिन न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं टेररिस्ट। आज ही खबर आई है कि एक जैशे मोहम्मद के एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, मगर लगता है कि जब से सीज़ फायर हुआ है तब से इन्फिल्ट्रेशन शायद नहीं हो रही। अगर होगी तो फिर सीज़ फायर का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इमरान खान की अमित शाह वाली जो लैंग्वेज है वो सीज़ फायर के साथ जुड़ी हुई है? अभी रिसेंटली इंडिया टुडे के एनक्लेव में जयशंकर जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स की आपस में सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई थी या नहीं हुई। उन्होंने कहा उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन असल बात खुश आइंदा है कि दोनों तरफ की आर्मीज़ ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन आप और मैं समझते हैं कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसके पीछे भी कुछ बहुत सारी तारें होंगी जिसकी वजह से सीज़ फायर हुई, बहुत सारी तारें हैं जिसकी वजह से इमरान खान अब वो नैरेटिव बोल रहे हैं जो भारत भी बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं? ताहिर साहब, मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई खुफिया जानकारी है समथिंग, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि द इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू द सीज फायर। इंडियन आर्मी इज 100% कमिटेड टू द सीज फायर, इतना मुझे लगा जो मैंने लोगों से बात करी है दिस थिंग। बट अगेन, दिस इज नॉट द ऑफिशियल वर्जन बिकॉज आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए साहब, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का आशीर्वाद है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर सकती है सीज फायर करना है नहीं करना। इंडियन आर्मी इज अंडर अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। तो अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे किसी कोर कमांडर का मन चाह कि फायर खोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर वहां से फायर हो रही है फिर तो कोर कमांडर की जरूरत नहीं हो, तो बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर ही गोली मार देते हैं फिर यहाँ से तो। लेकिन अगर ओवरऑल एक गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड हो गया है कि हमें पीस करना है अलोंग दी एलओसी, देन द इंडियन आर्मी विल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट दैट पीस इन लेटर एंड स्पिरिट। ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है, ये मेरा पर्सनल एक जिसको कहते हैं कि एनालिसिस है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था उसके भी मैं आगे एक बार जाना चाहता हूं, और ताहिर साहब ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान की जबान, इमरान खान इज द फ्रंटल फेस। ये जो एक्चुअली भाषा बोली जा रही है ये जनरल बाजवा की भाषा है, ये इमरान खान की भाषा नहीं है। और कहीं ना कहीं चाइना से प्रेशर आया है सर, बहुत ज्यादा इनके ऊपर चाइना से प्रेशर आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि अमेरिका हैज सेड, बिकॉज ये बात तो सही है ना कि पाकिस्तान को पैसा देता कौन है? पाकिस्तान को तो अमेरिका पैसा देता है, एड तो अमेरिका देता है, चाइना लोन देता है, और पाकिस्तानियों को पता है कि बहुत बुरे हाल हैं इकोनॉमिकली। आप हर रोज पाकिस्तान से ऐसे वीडियोस आते हैं, खबरें आती हैं कि साहब हाहाकार हो गया वहां पे, महंगाई की वजह से बहुत मारामारी हो रही है, लोगों को खाने को नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन, ठीक है, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी एक तरफ, राइट, पर जो कराची लाहौर में जो आम इंसान है उसका क्या लेना देना है? उसकी तरफ से आप लड़ो ना लड़ो उसके लिए बराबर है। उसको माँ बाप को दवाई मिल जाए, बच्चों को रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी लड़ाई। वो तो खुद उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल तो कराची और लाहौर है, उसके लिए थोड़ा ना कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है सर, उसके लिए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, बेचारा वहीं पे लड़ रहा है वो। तो आई डोंट ब्लेम द पीपल, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है अमेरिका से
बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात भी है, जो क्वाड की आप बात जो है ना, ओवरऑल फोकस इज ऑन चाइना. दे डोंट वांट पाकिस्तान डूइंग दिस टिट पिट, यहाँ पे एक आतंकवादी भेज दिए जिससे इंडिया इरिटेट होता रहे, राइट? क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट द रीजन इज दैट इन इंडिया इट्स वेरी इमोशनल व्हेन अगर कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है. और कोई भी सरकार है, खास तौर से मोदी साहब की सरकार, जो पूरा एक एक लोगों से इसी मामले पे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे और ऐसे दीगर मामलों पे जो एक मैंडेट लेकर आई है सामने, और मजबूती के साथ मैंडेट लेकर आई है, विच इज नोन एज अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, राइट विंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट. वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ बड़ी चीज हो, क्योंकि अगर ये चीज अगर कुछ हो गई, खुदा ना खास्ता कोई हरकत फिर से पाकिस्तान करता है, कोई हिमाकत करता है, तो फिर ये सीज फायर ये धरा का धरा रह जाएगा. फिर देन द बॉर्डर विल अगेन बी ऑन फायर. एंड आई होप, और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि ये सब चीज ना हो, सीज फायर बना रहे, कई सालों तक बना रहे, और मैं तो कह रहा हूँ फॉर एवर बना रहे. मैं कह रहा हूँ अगले 70 साल तक बना रहे सीज फायर. लड़ने की, गोली चलाने की जरूरत नहीं है सरहद पे. लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चाइना फैक्टर है, इसमें क्वाड फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं साहब फोन आया है किसी का, बड़े आदमी का. और पाकिस्तान किससे हड़कता है सर? पाकिस्तान किससे हड़कता है? पाकिस्तान उससे, आप समझते हैं, मैं थोड़ा सा जो हड़काना समझते हैं ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, किससे हाँ, है ना? हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं किससे ये रखता है. हाँ, ये भी कहते ये हैं. रखता है. जी. तो पाकिस्तान साहब, पाकिस्तान किससे अड़केगा? वो उससे अड़केगा जो पैसा देगा. चीन पैसा दे नहीं रहा आजकल. चीन हैज स्टॉप्ड सी ट्रैक. तो पाकिस्तान को पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका देगा पैसा सर, और कोई है नहीं उसको पैसा देने वाला. और अमेरिका की बात, अगर उसको इस क्राइसिस से निकलना है, और आईएमएफ है क्या सर? वर्ल्ड बैंक है क्या? एट द एंड ऑफ द डे इट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आप इसको ऐसे पकड़ लें. बात ये, कल अगर अमेरिका बोले कि नल बंद करो, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाएगी. चाइना नहीं बचा सकता उनको. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. जी. बट बड़ी ये ग्रेव सिचुएशन है इकॉनमी के लेवल पे, और जाहिर है हर चीज़ इकॉनमी से जुड़ी होती है. आपने पीछे भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, और मैं भी आपसे एग्री करता हूँ कि चाइना का भी मैसेज है कि भाई हम खुद अब पीछे हट रहे हैं, तो अब तुम आगे जाके क्या करोगे पाकिस्तान से, शायद उनका ये भी कहना है. तो इस सारी सूरत हाल में क्वाड के आपने अभी जिक्र किया, तो क्वाड की सूरत हाल में अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उस एरिया में, वो भारत के साथ बंधा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बंधा हुआ है, जापान के साथ बंधा हुआ है, और एलाइज के साथ बंधा हुआ है. और जयशंकर जी ने अभी इसी एनक्लेव में ये भी कहा कि हम इंडिपेंडेंट भी अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, लेकिन जहाँ कहीं हमारे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेस्ट आपस में मिलेंगे, उस पर भी हम काम करेंगे. तो इस सारी सूरत हाल में चाइना का फर्दर पाकिस्तान को क्या मैसेज होगा, और चाइना का भारत के मामले में अब ये जो एक नया क्वाड का नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में फिर क्लियर कट एक डिसीजन आया है, एक इम्प्रेशन आया है, तो चाइना फर्दर कितना पीछे हटेगा? पीछे तो हट रहा है. इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे? यानी चाइना खुद कितना पीछे हटेगा, और मजीद पाकिस्तान को कितना पीछे हटवाने का कहेगा? नहीं साहब, ताहिर साहब, ऐसा है कि ये जो क्वाड शुरू हुआ था, एक्चुअली क्वाड वाज अ जापानीज आइडिया. ये शिंजो आबे जब थे तो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट करा था, फिर वो आया गया, रह गया दाएं बाएं, और बीच में ऑस्ट्रेलिया हट भी गया था क्वाड से. बीच में ऑस्ट्रेलिया ने बोला था नहीं साहब, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के वो संबंध थे डिप्लोमेटिक, दे डिडंट वांट टू अपसेट चाइना. अब लोग वैक्सीन की बात करते हैं, सारे लोगों ने चाइना का नाम नहीं लिया जब क्वाड की मीटिंग थी. देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, क्वाड इज एन एंटी चाइना ग्रुप. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? बाकी आपको वैक्सीन सप्लाई करनी है, आपको ये करना है, कल्चर की बात करनी है, सब ठीक है. बेसिकली चाइना को ठोकने का प्रोग्राम है ये, और आई थिंक ठीक ठाक प्रोग्राम है, अच्छा खासा प्रोग्राम है. अब मैं आपको बताता हूँ, जब जापान ने क्वाड का आइडिया लगाया था तब तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं था, ऑस्ट्रेलिया तो पीछे ही हट गया था पूरा, अमेरिका थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था लॉन्ग टर्म. लेकिन साहब बात ऐसी है ना कि चाइना के कुकर्म इतने हैं, चाइना के पाप इतने हैं, कि अब लोगों ने बोला कि नहीं यार, इसको तो फेस करना पड़ेगा, इस मॉन्स्टर को. इसकी गुंडागर्दी बहुत हो गई है. ये जैसे एक गली का गुंडा होता है ना, अब जब तक ये गुंडा तो धमकाता रहेगा, अगर इसको मिलके लाइन पे नहीं लाए, ये हमारा जीना मुश्किल करेगा, पहले इसको सेट करो. तो अब ये लोग आपस में मिल गए. फ्रांस खुद कह रहा है
कि अब एक बातचीत चल रही है कि मे बी फ्रांस वुड लाइक टू बिकम पार्ट ऑफ द क्वाड। तो ये जो क्वाड है, अब आप देखिए कि वो लोग जो कि या तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं या फिर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो धीरे धीरे क्वाड की बात कर रहे हैं। उसमें से अभी एक है, फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस आ जाता है अगर अगर इन द फ्यूचर, या इंग्लैंड आ जाता है अगर फ्यूचर, देन वेयर डज दैट लीव चाइना? बिकॉज ऑल दीज आर न्यूक्लियर पावर्स। और धीरे 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 दुनिया को एक और चीज समझ में आ गई है कि साहब ये चाइना से जो, चाइना का पावर मिलिट्री नहीं है, चाइना का पावर इकोनॉमिक है। और अगर हम, और चाइना ने कोई चीज इन्वेंट नहीं करी सिर्फ, चाइना ने गूगल नहीं बनाया, चाइना ने फेसबुक नहीं बनाया, चाइना ने ट्विटर इंस्टाग्राम कुछ नहीं बनाया। चाइना ने जो भी करा है दूसरे को डुप्लीकेट करके अपनी इकोनॉमी बनाई है। आप एक ओरिजिनल चीज बता दीजिए तो किसी चीनी ने बनाई? कुछ नहीं बनाई। सबका माल चेप के वहीं पे उसका डुप्लीकेट बना के पूरी उसकी कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना। तो इस तरीके से करता है वो, जिसको ना पाकिस्तानी कहते हैं छापा वाला, तो वो नकल मार के छापा करके वो चाइनीज करता है। तो ये अगर इससे हम लोग, अब इंडिया में जैसे बहुत बड़ा चाइना को झटका लगा, मैक्सिमम अब आप देखिएगा 4-5 साल में इंडिया विल बिकम आई थिंक द टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। एप्पल ने अपनी काफी हद तक अपनी लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर ली है, जो फॉक्सकॉन कंपनी है जो मेन मैन्युफैक्चरर है एप्पल की, सैमसंग की यहाँ पे, और भी दीगर ब्रांड हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं जो आ रहे हैं इंडिया में, और जो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं चाइना से धीरे धीरे हटा के। तो ओवर पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मामला। टेस्ला ने इंडिया में फैक्ट्री लगा ली है इलेक्ट्रिकल कार्स की, लगा रहे हैं अपने कर्नाटका में। कहने की बात यह है ना कि ओवरऑल अगर आप तनाजुर देखें, ओवरऑल एक पिक्चर देखें इसकी कि किस तरफ जा रहा है। आपने बोला चाइना के लेके आए, फिर पाकिस्तान के लेके आए। इसका सिंपल सी बात यह है कि चाइना के लिए खतरे की घंटी है और पाकिस्तान अभी किसी गिनती में नहीं आता, क्योंकि ये हाथियों की लड़ाई है ताहिर साहब, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा जो पाकिस्तानी, और मैं इसको कोई डेरोगेटरी सेंस में नहीं बोल रहा, मैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग में समझाने की बात कर रहा हूं। अब ये हाथी लड़ेंगे आपस में और ये होगा, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा, राइट। इसमें भगवान ना करे इसमें लड़ाई झगड़े पे नौबत आ जाए, भगवान ना करे, क्योंकि फिर लोग मारे जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर होगा, एक दूसरे पे सैंक्शंस होंगे, एक दूसरे पे कंट्रोल्स होंगे, ट्रेड वॉर्स होंगे, ये सब होने वाला है। और इसमें पिस जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान क्यों पिसेगा ताहिर साहब, मैं आपको एक बताता हूं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी है नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्यों पिस जाएगा अगर ट्रेड वॉर हो गया, तो मैं आपको बताता हूं क्यों। पाकिस्तान का, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। पैसे उनके पास नहीं है, इकोनॉमी उनकी भट्टे पे बैठ गई है, महंगाई आसमान छू रही है, और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान काफी हद तक आइसोलेट है। किसी भी चीज में पाकिस्तान में काफी सालों से अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में यह है कि हम लोग एक ग्लोबल रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान ऐसी बातें करता है कि मैं अमेरिका और चाइना की दोस्ती करवा दूंगा। पता नहीं क्यों ये अजीब सी बातें करते हैं जिसको हकाइक से कोई लेना देना नहीं है। अजीब सी बातें जो कि अलिफ लैला की कहानियां, इस टाइप की चीजें, बड़ा इनका बाजार गर्म रहता है पाकिस्तान में। एक अंडरस्टैंडिंग कि हम इस्लामिक वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। अभी किसी का यूट्यूब वीडियो पाकिस्तानी का निकला था, उसने ये बोल दिया कि भाई चाइना ने बोल दिया है कि तुम इस्लामिक उम्मा को तुम लीड करोगे। मतलब पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम लीड करोगे, हम तुम्हें लीडरशिप दे रहे हैं। अरे वो खुद मुसलमान मुल्क नहीं है, कैसे लीडरशिप दे सकता है? पर ये तो एक अपने बारे में एक सोच कि हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, हम कुछ ऐसे हैं जो कि कि हम घोड़े पे दौड़ेंगे तो लोग डर जाएंगे हमसे। पता नहीं, एक अजीब सी एक कैफियत है वहां पे। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोगों के, जाहिल लोगों के बीच में, ये बड़े बड़े जो वहां पे जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं। बल्कि वही ऐसा सोच रहे हैं, गड्ढे में डाल दे। हाँ, वही ऐसा सोच रहे हैं, बेचारा आम आदमी तो उनको फॉलो करता है जी। तो ताहिर साहब, मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं। ये कहते हैं कि ये, और ऐसे मुंह पे बोल देंगे ना कि बहुत जल्दी देखिएगा क्या होगा कि पाकिस्तान दुनिया को लोन देगा। अगर आप पूछें कैसे देगा तो बुरा मान जाते हैं कि इंडिया तो चाहता ही नहीं कि सीपैक सक्सेसफुल हो। तो मैंने बोला भाई, इंडिया के चाहने न चाहने से क्या होता है? चाइना के साथ आपकी जो दोस्ती है वो तो स्वीटर देन हनी है, टॉलर देन द हिमालयाज है, डीपर देन द ओशन है। इंडिया कौन से खाते में आता है? कहीं भी नहीं आता। और आप कहते हैं कि चाइना तो बहुत तगड़ा है, इंडिया क्या कर लेगा? आप क्या कर लेगा? चाइना तो, आप कहते हैं ना कि अमेरिका से भी आगे पहुंच गया चाइना। ये जो इनको पैसे देते हैं उसको सर पे बैठा लेते हैं। अभी जैसे चाइना ने कुछ पैसे दे दिए, उन्होंने बोला चाइना टॉप पे है। अभी अमेरिका इनको 2 बिलियन का चेक दे देगा, बोलेगा चाइना तो फालतू है, अमेरिका बाप है हमारा। तो ये अपने फादर चेंज करते रहते हैं।
और दुनिया को पता नहीं ये समझाते रहते हैं हमारे पास बम है, हम ये कर देंगे वो, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान को इस सब में बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये हाथियों की लड़ाई है, कहीं रौंद दिया जाएगा पाकिस्तान, मसल दिया जाएगा बीच में, तो फिर उनके लिए बुरा हो जाएगा, बिकॉज ये अभी होने वाला है बहुत ज्यादा सब। दिस इज गोइंग टू रियली रियली गेट आउट ऑफ हैंड, बिकॉज क्वाड जो है ना, क्वाड, अब क्वाड ने पूरी तैयारी कर ली है, और ये सब मुझे लगता है ये वैक्सीन तो ऊपर से इनका स्क्रीन सेवर है क्वाड का, कि यू नो दिल इट इज ट्रेड वॉर्स होंगे अभी। जी जी, वो हो चुके हैं शुरू। जी जी जी, बिल्कुल, आप देखिएगा। हाँ, और जिस तरह चाइना रिट्रीव भी कर रहा है, और चाइना को भी अंदाज़ा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मुल्क ही नहीं है, उस रीजन के बहुत सारे और मुल्क भी हैं, और यूरोपियन यूनियन तो यूएस के साथ है ही है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। नेटो फोर्सेस वो सब एक ही है अलायंस। आखिर में गौरव भाई, अफ़गानिस्तान को भी हम टच करते हैं, चूँकि इन सब बातों के साथ वो भी जुड़ी हुई है सूरत हाल। अफ़गानिस्तान के हवाले से टोनी ब्लिंकन ने पिछले दिनों अपने ख़त में लिखा और भारत से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें अपना ज़्यादा किरदार अदा करें। और आप और मैं जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में भारत की बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। वहाँ बसें चल रही हैं, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, डैम बन रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं। सिर्फ भारत की डायरेक्ट एक्सेस यानी रास्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद भारत की वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है और अपना रोल भी है, और भारत को बहुत इज़्ज़त की निगाह से अफ़गानिस्तान में देखा जाता है। अफ़गान पीस प्रोसेस जो ट्रम्प के ज़माने में शुरू हुआ, वो एक तरह से खड्डे लाइन लग गया, हमने देखा। लेकिन अब उसको नई शक्ल के साथ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसको ला रहे हैं और बहुत एग्रेसिवली ला रहे हैं, उसमें वो भारत से कह रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, और पाकिस्तान को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि भारत अपना किरदार अदा करेगा, आप ज़रा उसको बर्दाश्त करें। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे जोड़ते हैं जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशन में? ताहिर साहब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाता हूँ। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया जब ये हुआ, तो मैं कुछ बड़े सीनियर वेटरन्स के साथ बैठा था, 2-3 सीनियर वेटरन्स, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि दिस वाज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, तो आई शुड नॉट टेक द नेम्स, बट मैं बात भी नहीं रिवील कर रहा कि क्या बात हुई थी, बट मैं थिंकिंग की बात बता रहा हूँ, बिकॉज ये लोग इतने रिस्पेक्टेड हैं कि सरकार इनकी बात सुनती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिसन्स टू देम, एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इनको सुनते हैं। और ये जो वेटरन्स थे जिन्होंने 30-30, 40-40 साल दिए हैं फौज में, जो कि जनरल्स हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड, ये कह रहे थे कि मे बी गोइंग टू अफगानिस्तान इज नॉट सच अ बैड आइडिया। ये बहुत बड़ा थिंकिंग में शिफ्ट है, जो आज तक इंडिया कह रहा था कि हम कभी नहीं जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, ताहिर साहब, मैं बात कर रहा हूँ बूट्स ऑन ग्राउंड, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। अब इंडिया इज, मुझे लगता है कि मेंटली इंडिया कह रहा है कि यार देखो, अगर आपको दुनिया में कुछ करना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू प्ले अ लार्जर रोल, है ना। आपने पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दिए, बसें चला दी, रोड्स बना दी, स्कूल बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, सब कुछ कर दिया, बट ये तो एक चीज है, बट यू हैव टू प्ले अ लार्जर रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स इफ यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपर पावर। और आपका इसमें गिव एंड टेक चलता है सर। इफ इंडिया वांट्स अ सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप, राइट, अगर इंडिया को चाहिए तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। एंड मुझे भी लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया शुड स्टार्ट वेरी सीरियसली थिंकिंग, हाँ राहदारी की बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर राहदारी की बात नहीं होती तो मुझे लगता है इंडिया भी अफगानिस्तान में होता। पाकिस्तान को हम ट्रस्ट कर नहीं सकते। ईरान के साथ रिलेशनशिप कितना स्टेबल है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया वाला रूट सर दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो अमेरिका भी नहीं झेल पाया ज्यादा। तो अगर राहदारी की बात हो जाती है तो आई थिंक इंडिया शुड बी रेडी टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, सोल्जर्स। क्या इसका लेवल होगा मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पहले मैं भी इसको काफी अपोज करता था, क्योंकि रशिया इसके बारे में अफगानिस्तान के ये था कि इट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एंड ऑल दैट, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं इसके बारे में काफी लोग कहते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी मैनेज्ड, इट हैज बीन मैनेज्ड इन द पास्ट। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान को मैनेज करा था, वो भी इंडियन थे, वो अफगानिस्तान को गए, अफगानिस्तान को रूल करा। हम तो रूल करने की मंशा से कहीं नहीं जाएंगे, अफगान हमारे भाई हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रूलिंग एनीबडी, नीदर वी हैव रूल्ड, बट यस, आई थिंक इंडिया शुड प्ले अ मच लार्जर रोल इन अफगानिस्तान। बात राहदारी की है, बात एक्सेस की, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो बात एक्सेस की है। जब एक्सेस का मसला हो जाएगा तो आई थिंक अगर सॉल्व हो जाता है और उसमें परमानेंसी आ जाती है, गारंटीड बाय नेटो और गारंटीड बाय अमेरिका और एनी अदर बॉडी,
सिर्फ राहदारी की। आई थिंक इंडिया इज रिच इनफ, पावरफुल इनफ टू प्ले इट्स रोल इन अफगानिस्तान। एंड आई थिंक द ग्रेट गेम जिसको कहा गया था साहब, आई थिंक इंडिया इज रेडी टू जॉइन द ग्रेट गेम। बहुत आपने अहम बात की कि इंडिया इज़ रेडी टू जॉइन द ग्रेट गेम। जो हमने आज बातचीत की, अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो किन लफ्ज़ों में करेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि ताहिर साहब, चाहे इमरान खान की बात हो जो उन्होंने एको करा अमित शाह जी का स्टेटमेंट, मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली चीज ये बात समझ में आती है कि टुडे पाकिस्तान इज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू डू अबाउट कश्मीर, नॉट इन कश्मीर बट अबाउट कश्मीर। कुछ तो लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो क्वाड है, ये क्वाड ना, इन्होंने बात करी वैक्सीन की, मैंने भी देखा वो बातचीत कर रहे थे वैक्सीन के बारे में और किस तरीके से इंडो पैसिफिक में किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करना, ये सब रूल ऑफ लॉ, ये सब। देखिए, बात रूल बेस्ड ऑर्डर की जो बात कर रहे थे, ये बेसिकली क्या है कि ये ऐसा ग्रुप है जो चाइना पे नकेल कसेगा। ये है उसी के लिए, और इसका कोई और मतलब नहीं है। बात में ये छोटी छोटी चीजें करता रहे अपने के ना, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। जैसे हम लोग खाने में नहीं कहते, अगर मैं ऐसी देसी उसमें समझाऊं ताहिर साहब कि उसमें अचार भी होगा, उसमें पापड़ भी होगा, उसमें रायता भी होगा, लेकिन वो सब है, ये सब वैक्सीनेशन वगैरह ये सब है। लेकिन दाल रोटी जो है ना, मेन खाना यही है सर, चाइना पे नकेल कसना, ये मेन खाना है। तीसरी चीज, अफगानिस्तान, आई थिंक इंडिया इज रेडी टू प्ले द ग्रेट गेम, एंड इंडिया का टाइम आ चुका है, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया मस्ट सीज विद बोथ इट्स हैंड्स। ये टेंटेटिव होने का टाइम नहीं है। आई थिंक इट इज टाइम फॉर इंडिया टू प्ले लाइक वीरेंद्र सहवाग, ऑन द फ्रंट फुट। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया और आज हमने जियो पॉलिटिक्स के हवाले से साउथ एशिया और वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रही हैं उस पर खुल के बातचीत की। बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या की, जिन्होंने बहुत ही वाज़े लफ्ज़ों में हमें जो जियो पॉलिटिक्स की तब्दीलियां हैं वो बताई और अपनी राय का खुल कर इजहार किया। टैग टीवी को आप देखते हैं, मेजर गौरव आर्या जी भी हर हफ्ते हमारे साथ शरीक होते हैं, और आप हमारे टीवी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और पैट्रियन पर भी हमें सपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ आप पट्टी देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि paypal.me/tag-tv इंटरनेशनल। पेपॉल पे भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। tagtvsoutheasia.com की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे डोनेट का बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ हमारा नैरेटिव का परिवार बनिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.